स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे। भाजपा 2022 चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इसी क्रम में आज शाम 4 बजे दिल्ली में भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तराखंड के भाजपा उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगेगी। दरअसल उत्तराखंड के टिकटों के आवंटन को लेकर भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य संसदीय बोर्ड के मेंबर हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार शामिल होंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में चुनाव जो है अब बहुत नजदीक आ चुके हैं दूसरे फेज में, यानी कि 14 फरवरी को यहां पर पोलिंग होनी है और इससे ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल अब प्रत्याशियों की सूची जारी करने के लिए महामंथन कर रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में भाजपा का ये महामंथन होगा। टिकटों के बंटवारे को लेकर ये महामंथन होगा और उम्मीदवारों की सूची पर, पहली सूची पर मुहर लग जाएगी। उत्तराखंड के भाजपा उम्मीदवारों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। संसदीय बोर्ड के तमाम मेंबर इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और देखिए, भाजपा से निष्कासित हुए हरक सिंह रावत आज भी दिल्ली में मौजूद है। हरक सिंह को वेट एंड वॉच के लिए कहा गया है। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस नेताओं से हरक सिंह रावत की मुलाकात हुई है। शर्तों के साथ हरक की घर वापसी हो सकती है, यानी कि कांग्रेस में वापसी हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरक सिंह रावत आज भी दिल्ली में मौजूद है। भाजपा ने कार्रवाई की, निष्कासित किया हरक सिंह रावत को और उसके बाद उनकी कांग्रेस में एक बार फिर से शामिल होने की अटकलें तेज है और खुद हरक सिंह रावत भी इस बात को कह चुके हैं कि वो जी जान से कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। अब कांग्रेस आलाकमान यानी कि कांग्रेस हाईकमान को फैसला लेना है और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हरक सिंह रावत को सशर्त यानी शर्तों के साथ कांग्रेस में शामिल कराया जा सकता है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। हालांकि सस्पेंस देखिए अभी भी बरकरार है क्योंकि दिन बीत चुके हैं हरक सिंह रावत पर कार्रवाई हुए और हरक सिंह रावत जैसे ही कार्रवाई हुई मीडिया के सामने भी आए थे, आंसू भी छलकाए थे और ये उन्होंने साफ कर दिया था कि अब उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से क्या शर्तें हरक सिंह रावत के पास रखी जाती है। तो हरक सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं देहरादून में भी हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि हरक सिंह को लेकर दिल्ली से क्या खबर आती है। इस बीच कांग्रेस ने पर्यवेक्षक के तौर पर मोहन प्रकाश को देहरादून भेजा है ताकि कोई वाद विवाद ना हो सके। तो देखिए, हरक सिंह रावत भाजपा से तो निष्कासित किए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उनको कब वापस लेती है, कैसे वापस लेती है, किन शर्तों के साथ वापस लेती है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा और इसका इंतजार भी किया जा रहा है। क्योंकि हरक सिंह रावत जब भाजपा में थे तो टिकटों की मांग कर रहे थे, अपने लिए टिकट मांग रहे थे और अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे और ये एक प्रमुख वजह रही हरक सिंह रावत का भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन हुआ। हालांकि ये जरूर कहा गया बीजेपी की तरफ से कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे, कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होती रही, इसी वजह से उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अब जब वो बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं तो कांग्रेस उन्हें कब और कैसे वापस लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। मेरे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए अविनाश, हरक पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हरक सिंह रावत कह चुके हैं कि वो कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, कोई उनकी शर्त नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये सस्पेंस खत्म नहीं हो पाया है। आपको क्या अपडेट्स मिल पा रही है? देखिए प्राची, अगर बात की तो हरक सिंह रावत ने जरूर पार्टी के आलाकमान से संपर्क साधा है और कांग्रेस ज्वाइन करने की इच्छा जताई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो कि उत्तराखंड में इस समय कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि 2016 में जब कांग्रेस पार्टी की फूट हुई थी और कांग्रेस पार्टी से कई सारे लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे, तो उनमें से प्रमुख लोग में हरक सिंह रावत भी थे और उनको फूट का कारण माना है, फूट का दोषी माना है कि हरक सिंह रावत की वजह से ही कांग्रेस की वो दशा हुई थी और सरकार गिराने के लिए पूरी मुकम्मल कोशिश हरक सिंह रावत ने की थी।
इसके अलावा ये भी हरीश सिंह रावत ने राहुल गांधी को ब्रीफ किया है कि जिस तरीके से हरीश सिंह रावत की कार्यशैली रही है, लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर और हरीश रावत को लेकर और गांधी परिवार को लेकर टिप्पणियां की हैं, ये कहीं ना कहीं उनको शामिल करने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। पहले सार्वजनिक तौर पर हरीश सिंह रावत माफी मांगे और तमाम सारे अपने बयानों को लेकर जो उन्होंने अतीत में बयान दिए हैं उसको लेकर के वो पहले माफी मांगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी विचार करे, जिससे कि एक संदेश जाए, क्योंकि बीजेपी उनको बहिष्कार कर चुकी है और ऐसे में अगर बीजेपी के बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस पार्टी उनको शामिल करती है तो जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी इसको लेकर पूरे उत्तराखंड में प्रचारित करेगी कि हमने बहिष्कार कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया है। तो यही हरीश रावत की वजह से ही अभी इसमें लेट में ज्वाइनिंग में जो लेट हो रहा है यही कारण है। हरीश सिंह रावत हालांकि अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं, उनकी अगर बात करें तो जो नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, उनसे बातचीत हुई है और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रभारी देवेंद्र यादव से बातचीत हुई है। हालांकि अगर बात करें तो तीनों नेताओं ने ब्रीफिंग दी है, आगे गांधी परिवार को ब्रीफिंग दी है, जिसमें अगर बात करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी बातचीत हुई है। तमाम सारे प्रभारी ने बातचीत की है इस चीज को लेकर के कि आखिर हरीश सिंह रावत को किस तरीके से शामिल कराया जाए और क्या कुछ बड़े चेहरे हैं। हालांकि जिस तरीके से उनकी बयानबाजी रही है, अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से, उसको लेकर जरूर मुश्किलें हो सकती हैं। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लेती है कांग्रेस। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कर्नल विजय रावत जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिपिन रावत और उनके परिवार ने जो राष्ट्र सेवा की है उसके लिए वो उन्हें नमन करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जबकि नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। नामांकन को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया को बेहद ही सावधानी के साथ संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नामांकन के दौरान सिर्फ 2 प्रस्तावक ही प्रत्याशी के साथ आ पाएंगे। नामांकन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी रहेगी। हमारा जो निर्वाचन का नामांकन का जो प्रक्रिया है वो 21 से शुरू होगा और 28 तक नामांकन लिया जाएगा। उसमें 3 हॉलीडेज इन बिटवीन आएंगे, जो 22nd, 23rd और 26th। तो बाकी सभी रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक नोटिस देंगे, उसका जो लोकेशन होगा, टाइमिंग होगा, उसके बारे में। उसके बाद स्क्रूटिनी होगा, स्क्रूटिनी के बाद हमारा विड्रॉयल होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया का पूरा अरेंजमेंट्स डीएम द्वारा और एसडीएम्स द्वारा किए जा रहे हैं। अगली खबर देहरादून से। यूकेडी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में 14 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। यूकेडी ने पहली सूची में 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था और अब तक 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम यूकेडी ने फाइनल कर दिए हैं। 23 जनवरी तक सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी यूकेडी। तो देखिए, प्रत्याशियों के घोषित होने के मामले में, प्रत्याशियों के ऐलान करने के मामले में यूकेडी सबसे आगे है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन यूकेडी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है और अब तक कुल मिलाकर 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यानी 70 विधानसभा सीटों में से कुल 30 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। उधर बसपा की लिस्ट जारी होते ही पौड़ी में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष ने आपत्ति जताई। बसपा ने राकेश गौडशाली को पौड़ी से प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि राकेश गौडशाली वर्तमान में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष है। ऐसे में उनका नाम बसपा प्रत्याशी लिस्ट में आने से राकेश गौडशाली हैरत में है। राकेश गौडशाली ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें मेरा नाम भी डाला गया है, जबकि मैं कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं रहा है, ना ही मैं इनका कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा का दायित्व संभाल रहा हूँ।
और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से भाजपा विधायक केदार रावत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। देहरादून पार्टी दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायक केदार रावत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। देहरादून पार्टी दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है, वैसे वैसे अब अपनी पसंद और नापसंद भी कार्यकर्ताओं की तरफ से खुलकर जाहिर की जा रही है। और अब केदार रावत के खिलाफ ये प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है और जमकर हल्ला बोला गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देहरादून से तस्वीरें हैं। पार्टी दफ्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केदार रावत जो कि विधायक हैं बीजेपी के, उनका विरोध किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी की जा रही है और अपनी पसंद और नापसंद को खुलकर अब कार्यकर्ता जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं। पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किस लिए है, केदार रावत की किन बातों से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और आने वाले चुनावों में इस नाराजगी का असर कैसा पड़ेगा। पौड़ी में चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति के नोडल अधिकारी संजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 17 जनवरी को जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस ब्रीफ के दौरान संजीव कुमार भी मीटिंग में मौजूद थे। ऐसे में अब इस बात की जांच की जा रही है कि उनके संपर्क में आए कितने लोग स्वस्थ हैं और किसकी तबीयत बिगड़ी है। विधायक महोदय और उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में कुछ लोगों को जिला बदर किए जाने और डर से संबंधित जो उन्होंने कुछ कहा है, बातें रखी है, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक के साथ में बैठक और वार्ता करते हुए उसके बाद जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने वो उठाए जाएंगे। मसूरी में मतदान के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मसूरी विधानसभा में 41 संवेदनशील बूथों पर चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही 70 लोगों के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए कार्रवाई हुई है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची को भी आखिरी रूप दे दिया गया है। मसूरी विधानसभा है, इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ। और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं, जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने BLO से वोटर लिस्ट से देख लें। और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है, हम काफ़ी लोगों को BLO को हमने भेजा भी है। तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर लें, नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा। उधर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आचार संहिता के नाम पर पुलिस मनमानी कर रही है। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं कहा जा रहा, जिससे साफ है कि पुलिस और प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के दबाव में है। हमारी ये मांग है कि जिले में जितने भी ST सीटर हैं, तड़ी पार हैं, दर बदर हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड इनके पास है, और जो इस श्रेणी में आते हैं उनको सबको ज़िले से बाहर किया जाए। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले बार भी हमने देखा, उससे पहले भी देखा, पुलिस प्रशासन एक कोरम पूरा करती है। 4 नाम है उनको देती है, 4 नामों को वैसे अखबार में देती है, इनको निरुद्ध किया, इनको तो वो करा, पर करती कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं इस बार ठोस कार्रवाई हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा के मतदान स्थल बगोरी की जगह अब बीरपुर डुंडा को बनाया गया है। दरअसल बर्फबारी का मौसम है, ऐसे में मतदान के दौरान यहां परेशानी हो सकती है। इसी वजह से मतदान स्थल को शिफ्ट किया गया है। देखिए, बगोरी के ग्रामीणों की उनके प्रधान के द्वारा तथा कई राजनीतिक दलों के द्वारा ये हमको ज्ञापन दिया गया था कि जो बगोरी के जो मतदाता हैं वो सर्दियों में, विंटर्स में डुंडा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका बूथ भी वहीं बनाया जाए। इस क्रम में हमने पहले का भी डेटा देखा तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम था, तो इसका प्रपोजल हमने स्टेट में और फिर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब जो बगोरी के लोग जो डुंडा में प्रवास करते हैं सर्दियों में, वो वहीं पर डुंडा में ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अहम रोल निभाने वाला है। बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ छोटे राजनीतिक दल भी सोशल मीडिया में पकड़ बनाने में जुट गए हैं। नेता सोशल मीडिया को चुनाव प्रचार का महत्वपूर्ण जरिया मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस भी इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए खूब चुनाव प्रचार कर रही है। सक्रिय ग्रुप है व्हाट्सएप पे जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संदेश बढ़ाने का काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर दिन हमारा या कोई नेशनल होता है या फिर लोकल मुद्दों पर हमारा हैशटैग चल रहा होता है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा काफ़ी अच्छा गया है और काफ़ी पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पांस मिला है। हमारी जो फेसबुक में है करीब 3.25 लाख यूज़र फेसबुक में हमारे ऑफिशियल पेज में, बाकी अन्य भी हमारे जो शीर्ष नेता थे उनके भी हैं और मोर्चों के भी हैं, करीब हमारे जिलों के भी पेज हैं। तो आप लगभग सबको जोड़ोगे तो करीब 20 लाख हमारी रीच फेसबुक में पहुंचती है। हमारे करीब फेसबुक पे 2,88,000 के करीब हमारे फॉलोअर्स है। ट्विटर पे 30,000 हमारे फॉलोअर्स है। यूट्यूब पे 1,22,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पे 18,700 के करीब हमारे पास लोग हैं। तो वो तमाम लोगों के पास हमारे पास सीधा उनका मैसेज पहुँच रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारे पास करीब 16 लाख व्हाट्सएप नंबर्स है उत्तराखंड के लोगों के। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं जिन्हें उन्होंने गिनाया। कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 में हमारे घोषणा पत्र था और अपना भी जो पार्टी के प्रत्याशी उसने भी जनता के बीच में चुनाव के टाइम में वायदे किए, तो उसमें जनता का जनादेश मिला हमको। तो इसी 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे हमने वो वायदे पूरे किए। वो वायदे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों में ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इसके लिए उत्तरकाशी में निर्वाचन आयोग ने खास रणनीति बनाई है। दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं डोली और कंडी पर सवार होकर अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ये व्यवस्था मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए की जा रही है। और अब खबर टिहरी से, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर पहुंचकर मां कुंजापुरी के दर्शन किए। उन्होंने प्रदेश के लिए अच्छे नेतृत्व की मांग की, जो प्रदेश के विकास और सबकी उन्नति के बारे में सोचे, जिससे प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार सपा भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। हल्द्वानी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने कहा कि प्रदेश में जनता परिवर्तन चाहती है और तीसरे विकल्प के तौर पर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है।